हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्या यानी कि कुशीनगर में हुआ है। बचपन का 1911 और 1915 का समय लखनऊ में बीता है। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। कारागार यानी कि जेल में रहना पड़ा है। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया है। उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी यानी कि प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भग्नदूत चिंता, इत्यलम धरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। तो क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है और यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांतिकारी शेखर का बचपन कौन से उपन्यास में से लिया गया है। तो आपको जवाब देना है कि उनके प्रसिद्ध शेखर एवं जीवनी भाग 1 का में से लिया गया है। कौन सी साल में लिया गया है? तो 1940 में। तो बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत है। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। तो चलो बच्चों, अभी हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। तो असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उससे छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं है कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की से पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रायः यानी कि सुबह
सुबह और दोपहर को वह एक ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था और बाहर देखता रहता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती थी, कंठों यानी कि आवाज़, कंठ की आवाज़ उस तक पहुंचती थी, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते थे और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता था। जब उसको ऐसा सुनाई देता था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तो ऐसा सुन के वो भी खिड़की से पुकारने लगता था, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था और घर से अनुमति नहीं थी कि, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। तो माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरकर और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। ढेर यानी कि ढगला कर दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलता, यानी कि तेल का पीला नौकरों के पास रहता था और वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी, और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लादक भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। ढेर यानी कि जो वो कपड़े का ढेर पड़ा था ना, वो जल के राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो रही थी, यानी कि नफरत हो रही थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नहीं भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उससे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव यानी कि शैशव यानी कि बचपन, शैशव यानी कि बचपन, तो बचपन से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। आया यानी कि माता उसकी पहली ईसाई थी और वो भी अंग्रेजी बोलती थी। और उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हमें सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकाल दिए। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसके प्राप्त नहीं था, यानी कि प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति यानी कि यादगिरी अभी ताजी हुई थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई हो रही थी। तो प्रस्तावना तो जो कि त्यो हथियाली, केवल कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। तो एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न है, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है।
और सिद्धि के लिए साधन है, और अनवरत कलाई में और बुलाई और विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था, और स्वाधीन और बाधाहीन भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न था। तो नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्वाई से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता था, उसके मन में एक ही ध्वनि गूंजा करती थी कि मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम से बाहर टहलते रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। शेखर कुछ आगे और पिता थोड़े पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसीलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था, यानी कि डर रहा था। तो उसके लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उससे तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? तो मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते रहो, या फिर तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसे घृणा से उस लड़के की ओर देखा, यानी कि नफरत से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। तो बच्चों, हमारा यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया है। फिर भी आप एक बार फिर से पाठ को अच्छी तरह पढ़ लेना और समझ लेना। और चैप्टर का होमवर्क यानी कि स्वाध्याय आपको नोटबुक में अच्छी तरह अच्छे अक्षर से लिखना है। तो हमारा यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नमस्ते।